हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DU LLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को मैंने एक बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हिंदू के सेशन में कंप्लीट कराई थी, तो आज मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि जुडिशरी के द्वारा कोई भी ऐसी 5 चीज़ बताओ जो बेसिक स्ट्रक्चर कैटेगरी में अब तक डाल दी गई है। ठीक है, कोई भी वो 5 चीज़ हो सकती है जो आपको पता है, और आप अगर नहीं भी पता है ना आपको एग्जैक्ट, तो आप थोड़ा में दिमाग में ला के डाल सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओगे, एनालिटिकल अप्रोच रखोगे, बता दोगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग क्लैट पीजी, क्लैट यूजी, DU LLB, NLS सेट एंड एलेट यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्लैट पॉइंट के कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। हमारे मॉक्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जहां आप ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के देखिए एडिटोरियल पेजेस ये हैं, और आज से हम एडिटोरियल में ना थोड़ा एक नया अप्रोच ले रहे हैं। अब मैं ना सिर्फ करंट अफेयर आपका एडिटोरियल से नहीं बताऊंगा, राइटर्स क्या लिख रहे हैं ना वो भी बताया जाएगा, जिससे कि ना आप लोगों को थोड़ा सा ओपिनियन भी फॉर्म हो चीज़ों को लेके। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर इज स्ट्रेटेजिक। अभी तक हम मोस्टली देख रहे थे कि क्यों भारत को रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, कि सही है, बट यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें ये कह रहे हैं कि क्यों भारत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर एक आर्टिकल आया, 2 फ्रीडम्स एंड हिजाब इन आर मिडस्ट करके है, एंड द स्प्रिंग ब्लूज। ये 3 आर्टिकल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एक आर्टिकल आया, इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर इज स्ट्रेटेजिक। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक सजेशन है मेरा कि आप लोगों को अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस सेशन के बाद ना इस सेशन की PDF जो है मैं 2-2:30-3 बजे तक डाल देता हूँ, उससे ही PDF रीड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं होगा। हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, लेकिन बहुत सारे फर्जी आर्टिकल्स होते हैं, तो आप उसको ढूंढें, वो करें, तो वो काम मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। ठीक है, चलिए। तो ये एक आर्टिकल आया जिसमें देखिए सुब्रमण्यम जी ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली हैं कि क्यों भारत को रशिया के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट रखा है जो कि बड़ा अच्छा है कि रशिया के पास देखो इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा हैविली आर्म्ड फोर्सेस हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो अभी ना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है यूक्रेन को पूरी तरीके से कैप्चर करने के लिए। क्या इसके पीछे बड़ा कारण है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है यूक्रेन के जो लोग हैं या जो वहाँ की आर्मी ना, उनका अपने देश के प्रति एक जो है कह सकते हो जुझारूपन, लड़के अपने देश को बचाने की। ये चीज़ें आपने अफगानिस्तान में मिसिंग देखी थी जब तालिबान वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें कर रहा था। आर्टिकल में देखिए एक बात बताई गई है कि पहले USSR होता था, ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि 1988 से 1991 में डिसइंटीग्रेट हुए थे। कौन कौन से कंट्रीज थे आपको याद होगा, मैंने पूरा मैप के थ्रू आपको बताया था। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लैटविया, लुथानिया, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। इसमें से बहुत सारे बंदे जो हैं वो नेटो के पार्ट हो चुके हैं। नेटो क्या था, USSR के अगेंस्ट में 1949 में बना था, बट विद टाइम जो है नेटो जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो नेटो का जो मेन पर्पस था कि USSR के अगेंस्ट में इसको खड़ा किया गया है, वो तो फुलफिल होके ख़त्म हो चुका था। फिर नेटो कुछ इस प्रकार से बन गया कि हम में से कोई भी किसी कंट्री से अगर कोई दूसरा देश पंगा लेगा तो हम सब मिलकर आप उसकी मदद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राइटर जो है कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, जैसे कि उसको अपन देखते हैं। जैसे कि इतनी बड़ी फोर्सेस के अलावा भी रशिया जो है अभी तक पूरी तरीके से यूक्रेन को कैप्चर नहीं कर पाया है। तो इट्स ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ यूक्रेन, उसको ये सराहना कर रहे हैं। यहाँ पे राइटर जो है इंडिया को अड़े हाथ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत जो है ना ये बहुत गलत कर रहा है। एटलीस्ट इंडिया मस्ट कंडेम रशिया फॉर इट्स एग्रेशन इन इलीगल इन्वेजन। इसके बाद राइटर ने एक पॉइंट उठाया है कि पुतिन जो है ना वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर से वो डीनेजिफिकेशन करना चाहते हैं। नेजिफिकेशन का बेसिक मतलब नाजीज से है, जो प्रो नाजीज विचारधारा के लोग उस समय होते थे, तो उसी को डीनेजिफिकेशन एक टर्म बनाई है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो तो खुद नाजीज के अगेंस्ट में अपने आप को पाता था जब नाजीज का अत्याचार उनके ऊपर हो रहा था। एंड इवन जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, वो एक जू हैं, और जीव जो है उनके, अगर इनकी अब बात करें, जीव की हिस्ट्री देखें नाजीज के अगेंस्ट में, तो आपको पता है कि जीव्स के ऊपर कितना अत्याचार किया जाता था। तो उनके जो फादर हैं वो खुद हिटलर के ऑक्यूपेशन ऑफ यूक्रेन में काफ़ी कुछ सहे हैं, तो वो तो इस तरीके की चीज़ें वैसे भी नहीं करना चाहेंगे जो आप एक पॉइंट रख रहे हो रशिया के द्वारा कि रशिया जो है वो इसलिए इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो राइटर बोल रहे हो तो भाई बकवास है, आप फर्जी बात यहाँ पे कह रहे हो। इसके बाद देखिए सुब्रमण्यम जी ने एक पॉइंट उठाया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। भारत के जो जज हैं, हेग में है, ये आपको मैंने कल इस बारे में बताया भी था। भारत के जो जज हैं वहाँ पे दलवीर भंडारी साहब, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट में यहाँ पे वोट किया है
और आईसीजे का वर्डिक्ट आया है कि रशिया जल्द से जल्द अपनी फोर्सेस को यूक्रेन से हटा ले। लेकिन मैंने कल उसमें भी आपको एक लूपहोल बताया था कि आईसीजे की बात बाइंडिंग तो होती है कहने के लिए, लेकिन एज रशिया है वीटो पावर इन यूएन, तो उसको फायदा मिलता है। अब राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट इज़ मोर ट्रेजिक टुडे कि भारत जो है ना वो इतना ज्योग्राफिकल साइज के बावजूद, हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, हम गांधी जी के कंट्री से आते हैं, हम अगर हमारा इतिहास उठा लो तो हमेशा नॉन वायलेंस को हमने प्रीच किया है, हम खुद बॉर्डर डिस्प्यूट में फंसे रहते हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, कल को हमारे ऊपर कोई ऐसा करे तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बावजूद भी आपने इस तरीके की चीज़ों को कंडेम नहीं किया है, जो राइटर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं है। फिर राइटर देखो एक पॉइंट यहाँ पे उठा रहे हैं जो बड़ा सही है। ब्रिक्स मीट हुई थी 2021 में न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पे एक रिजोल्यूशन भारत के द्वारा पास किया गया था जो कि सारे कंट्रीज ने माना था। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं आपको पता है ना? चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड इंडिया ब्रिक्स से बनता है। यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसका आया था, पैराग्राफ 22 इन 13th ब्रिक्स समिट सितंबर 9, 2021। इसका जो कोर डिमांड था ना वो ये था कि कोई भी कंट्री यूनिलेटरल यूज ऑफ फोर्स ना करे किसी कंट्री के अगेंस्ट में। मतलब बेसिकली भारत ये कहना चाह रहा था कि कोई भी कंट्री ना अपनी आर्मी का यूज ना करे किसी और कंट्री के ऊपर यूनिलेटरल, मतलब एक तरफा। अगर सामने वाली कंट्री कुछ नहीं कर रही है तो आप जबरदस्ती मत घुसो, और सारी कंट्रीज ने इस बात को माना था। आज की डेट में यही पॉइंट का सबसे बड़ा उल्लंघन हो रहा है रशिया यूक्रेन की इस वॉर में, जो कि राइटर को खटक रहा है कि भारत अब इसके बावजूद भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, जबकि भारत के द्वारा ये मोशन पास किया गया था। राइटर यहाँ पे ये भी याद दिलाने की कोशिश करें कि चाइना जो है उसके साथ आपको यही मसला फंस रहा है। चाइना आपके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में ही है, कल को जब इंडिया को जरूरत पड़ने वाली है तब कौन सी कंट्री साथ में खड़ी रहेगी? तो ये भी सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा एक पॉइंट उठाया जा रहा है। वैसे तो देखो सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है ना थोड़े से बीजेपी इंक्लाइंड आप कह सकते हो, या फिर गवर्नमेंट इंक्लाइंड है, प्रेजेंट गवर्नमेंट इंक्लाइंड। उनके द्वारा इस तरीके का आर्टिकल आना जो है अपने आप में एक बहुत ही अलग पॉइंट्स रख रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 1994 में यूक्रेन ने साइन किया था बुडापेस्ट मेमोरेंडम विद रशिया एंड यूएस, यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसमें भी यहाँ पे बात कही गई थी कि जो बॉर्डर्स हैं एक दूसरे के उसके आप सम्मान करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, एक दूसरे के बॉर्डर में नहीं घुसेंगे। यहाँ पे उसका भी वायलेशन कर रहा है रशिया। इसके बाद राइटर जो है वो बोलते हैं कि भारत की रेपुटेशन जो है ना ये स्टेक पे है। अगर आप भारत की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करते हैं। उस तरीके में अगर भारत यहाँ पे स्टैंड नहीं ले रहा है अगेंस्ट रशिया तो बहुत गलत चीज़ है। जॉय बिडेन साहब ने तो वॉर क्रिमिनल तक कह दिया है पुतिन साहब को। वॉर क्रिमिनल इज़ अ वेरी बिग टर्म। वॉर क्रिमिनल की सज़ा होती है मौत। एक्चुअली में वॉर क्रिमिनल का जो मतलब होता है उसकी सज़ा होती है मौत। तो ये बहुत बड़ा टर्म जॉय बिडेन साहब ने यूज़ कर दिया है पुतिन साहब के लिए। उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ सुब्रमण्यम स्वामी जी को खटक रही है और उन्होंने इस आर्टिकल के थ्रू ये बात कहने की कोशिश करी है। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है ना भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मामला क्या है ना, ये पढ़ लीजिएगा आप। इसमें हुआ क्या है ना, अभी देखिए लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगने की वजह से ना ठीक है आज की डेट में टैक्स अभी भी सही जमा हुआ है, कह सकते हो कि इकोनॉमी वापस से ग्रो कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ना हमेशा के लिए ख़राब हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान मैं तो चलिए टीचिंग लाइन में हूँ तो मैं टीचिंग लाइन का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ ऑफलाइन कोचिंग जिनको मैं जानता हूँ जो बर्बाद हो गए हैं और वो घर बैठ गए। क्यों? रेंट होता है, ऑफलाइन कोचिंग का 1.5 साल का जो गैप हो गया है, सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट नहीं कर पाए और सब लोग शिफ्ट भी हो गए हैं तो सब लोगों के कोर्सेज नहीं बिके हैं। तो ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने टीचिंग इंडस्ट्री में। ऐसा आप सोचिए हर इंडस्ट्री में कितने सारे मार्केट प्लेयर्स गायब हो गए होंगे ड्यू टू द कोविड, कितने लोग बेरोजगार हो गए होंगे और उनकी जॉब वापस नहीं लगी होगी। जो लेबरर्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, बहुत सारे लोग ना अब वापस शहर ही नहीं जाना चाह रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि गाँव ही सही है, क्योंकि जो हार्डशिप उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सही है ना वो वापस नहीं सहना चाहते और उनको फील होता है कम कमाओ लेकिन घर में रहो। ये एक नया अभी एक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। तो ये तो एक चीज़ थी। उसके बाद अभी कोविड खत्म हुआ, चीज़ें बेटर होनी शुरू ही हुई थी कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। अब रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से फिर चीज़ें थोड़ी सी डैमेज होने वाली हैं, फिर इकोनॉमी क्राइसिस में जाने वाली है। तो ये जो है ना इकोनॉमी अभी बड़ी दिक्कत में चल रही है। आरबीआई ने भी माना है कि कुछ परमानेंट इम्पैक्ट तो आ ही चुका है हमारी इकोनॉमी पे जो हमेशा रहेगा। इन्हीं सब के बीच में आप स्कैम भी देख ले रहे हैं। स्कैम अभी वो हिमालयन योगी वाला आपने देखा है ना। तो बड़ी दिक्कतें देश में हैं। लेट्स सी फ्यूचर में इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया है टू फ्रीडम्स एंड द हिजाब इन अवर मिडस्ट। ये जो आर्टिकल है क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि हिजाब पहनना जो है ना ये इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम के अंदर, और जिसके वजह से जो डिसीजंस कॉलेजेस के द्वारा लिए गए थे कि हिजाब पहन के ना आया जाए उसको सही ठहरा दिया है।
मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। राइटर यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स को क्रिटिसाइज कर रही हैं। राइटर ये कह रही हैं कि यार टर्बन पहनना जब अलाउ है तो हिजाब पहनना क्यों नहीं अलाउ है। अब ये यहाँ पर जजेस के द्वारा कहा गया है कि हिजाब पहनना जो है इसेंशियल नहीं है इस्लाम के अंदर। दीज आर नॉट माई ओपिनियन, जो आर्टिकल में लिखा है मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे ना तो राइटर एक एग्जाम्पल दे रही हैं। हरजोत ओबराय जी एक हिस्टोरियन है और उनकी किताब के अंदर उन्होंने ऐसा लिखा है कि 2 मंथ के दौरान जो है ना वो जो सिख लोग भी होते हैं, अगर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में लिखा है सिख रिलीजन के अंदर, वो लोग अपने टर्बन हटा देते हैं, दाढ़ी कटवा लेते हैं। तो फिर इसेंशियल कैसे हो गया, ऐसा राइटर बोल रही हैं। तो जब वो इसेंशियल कुछ जगहों पे नहीं बताया जा रहा है और कुछ जगहों पे बताया जा रहा है, तो सेम गोज विथ हिजाब ना, तो आपने उसको क्यों बैन किया हुआ है। आपको मैंने कुछ केसेस भी बताए थे इस पे, याद होंगे। ये वो मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमने बहुत बार कर लिया। आज कुछ नया पॉइंट्स निकल रहा था वो हमने रखा है। उन केसेस के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 2 केरल हाई कोर्ट के हैं और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो वर्डिक्ट वाला केस है ना, ये याद रखिएगा। ये जब सुप्रीम कोर्ट में गया है ना तो उस केस का नाम भी ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए राइटर ने ना एक और यहाँ पे मुद्दा उठाया है कि यार फ्रीडम की बात होती है लेकिन हर चीज़ के फ्रीडम में रोक है। जैसे कि इन्होंने बोला कि इन्होंने ये बोला कि मैं किसी के साथ भी रिलेशन रखना चाहूँ तो वो अलाउ होना चाहिए, मेरा फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी पे आपके कानून है। बात कर रही है राइटर कि मैं जिस तरीके की ड्रेस पहनना चाहूँ वो पहनूँ, लेकिन वो बोलती हैं कि वो भी अलाउ नहीं है। वो ये कहती हैं कि मेरी लाइफ में मैं जितने बच्चे पैदा करना चाहूँ करूँ, पर चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है। तो इस तरीके की चीज़ राइटर यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स ला रही हैं कि फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ना बड़ा दोगला है और इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाता है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। बेसिक चीज़ें थी। अपन इस केस के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, अपन इसकी हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे केसेस बताए थे। सुप्रीम कोर्ट का इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस टेस्ट बताया था हमने, किस केस से आया था याद करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में। अब देखिए टेक्स्ट वाला जो पेज आता है जस्ट आपका एडिटोरियल के बाद वाला, बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ है अफ्रीकन चीता वाला। पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर ना एशियाटिक चीता पाया जाता था, बट नाउ इट गॉट एक्सटेंट। तो हम जो है नामीबिया से चीता इंपोर्ट कर रहे हैं, यही बोलूँगा, इंपोर्ट ही बोलूँगा, है ना। इंपोर्ट में समझते हो ना, कई चीज़ आप जैसे सामान खरीदते हो तो उसी तरीके से अब मैंने बोल दिया भैया चीता इंपोर्ट कर रहे हैं। इस पर भी मामला था। मामला क्या था ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 7 साल का बैन लगाया हुआ था। 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में मैटर था। ये जो पॉलिसी ना 7 साल पहले आई हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल तक अलाउ नहीं किया था कि अफ्रीकन चीता को आप नामीबिया से इंडिया में लेके आओ। कारण क्या है ना, देखो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ वहाँ पे बड़ी पली है, वहाँ के हैबिटेंट के अनुसार है, वो इंडिया में आके वो भी मर जाएंगे, इंडिया में रह नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ का जो माहौल है ना उसमें वो अडेप्ट नहीं हो पाएंगे। देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है अफ्रीकन एंड एशियाटिक चीता में। दीज आर अफ्रीकन चीता, दीज आर एशियाटिक चीता। आप थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे हेयर्स हैं, यहाँ पे नहीं है, तो कुछ इस तरीके से है। अब बहुत डिटेल में तो सामने देखना पड़ेगा, लेकिन अंतर होता है। सबसे बड़ी चीज़ ना देखो, बहुत ही सिंपल सी मैं आपको बात बताऊंगा। आप लोग ना ठंड में रहने वाले हो, ठीक है, आप कश्मीर के रहने वाले हो, आपको आदत है ठंड में रहने की। आपको अचानक से ना राजस्थान के जैसलमेर में डाल दिया जाए, स्टार्टिंग के 1.5-2 महीने ना आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी, क्या बताओ। तो सेम गोज विद दीज एनिमल्स ना भाई, ये भी यहाँ पे आएंगे तो जरूरी है कि अडॉप्ट हो पाएंगे। प्रॉबिलिटी ये क्या पता यहाँ के हैबिटेंट में ये सेटल ही ना हो पाए, फिर इनको मृत्यु हो जाए। भारत में देखो चीता ना एक ज़माने में बहुत होते थे। जैसे कि आप इंडिया में देखो तो 1932, 1967, 1910, ये अलग अलग रीजन में कितने होते थे वो बात है। पाकिस्तान में 1954 होते थे, बट समय के साथ ना ये एक्सटेंट हो गए। एक तो ये भी है कि इनका ना क्या रीजन थे जिसकी वजह से ख़त्म हो गए। तो हंटिंग इज़ वेरी बिग रीज़न, बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है इनका हंटिंग होती थी। ब्लैक बग आपने देखा है, गैजेल देखा है। एक्सटिंक्शन ऑफ कैट इन इंडिया 1952 से हो गया था। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीज़न जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिली थी। चीता क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट्स स्पीसीज है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है दैट लिव्स इन अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरा, IUCN रेड लिस्ट में चीता को किस कैटेगरी में डाला गया है? डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड? ये ढूंढ के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद देखिए क्या है, अफ्रीकन टेक्निक यूज टू ट्रांसलोकेट डियर फ्रॉम केलोटेयू। ये एक देखिए आपके अभ्यारण्य का नाम है। अब बात क्या है ना, देखिए इनका शिकार हो जाता है आपके हिरणों का, तो उनको बचाने के लिए ना इस टेक्निक का यूज़ करने की कोशिश करी जा रही है कि यहाँ से हिरण घुसेगा, यहाँ से ये निकलेगा और जैसे ही निकलेगा ट्रक को गेट पे लगा देंगे और वापस ट्रक में बैठ के उसको ले जाएंगे। तो ये अफ्रीकन टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है और इसका नाम है बोमा कैप्चरिंग टेक्निक, जो कि अफ्रीका में पॉपुलर है
और वहीं का यूज़ करते हुए भारत में इसको इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है इन मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देखो, मैंने केवलादेव को ना पता नहीं क्या बोल दिया, दिमाग कभी कभी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, केवलादेव का तो नाम ही सुना है ना आपने, वही है केवलादेव नेशनल पार्क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जापान स्टिल होप्स इंडिया विल ज्वाइन RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या है ये? इट ट्रेड डील बिटवीन 10 मेंबर ऑफ एशियान प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया भी इसका पार्ट होता है, लेकिन इंडिया ने अपने आप को इससे बाहर कर लिया है। सिंपल शब्द में आपको बताऊं ना तो RCEP का बेसिक मतलब ये कि जो मेंबर कंट्रीज हैं इसके अंदर, उनको आपस में ट्रेड करने में एक दूसरे को टैक्स कम देना पड़ेगा। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है, आपस में ट्रेड बहुत आसानी से हो जाता है, तो वही यहाँ का भी था। भारत ने ये ज्वाइन नहीं किया था। भारत ने ज्वाइन क्यों नहीं किया था? हमारा एक मेजर इशू था कि हमारा RCEP की कुछ कंट्रीज के साथ ना ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक शॉपकीपर है, इनका नाम है रिधिका, और एक शॉपकीपर है, इनका नाम है युवराज। ठीक है, तो अब आप दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा। रिधिका जो है ना, वो युवराज को अपने शॉप से सामान बेचती हैं 500 रुपीज़ का। ठीक है, और युवराज जो है वो रिधिका को सामान बेचते हैं 5000 रुपये का पर डे। ये दोनों को ही सामान आगे बेचना होता है, तो दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ सामान जो इनके पास नहीं है वो ले लेती हैं, कुछ इनके पास जो सामान नहीं है वो ले लेते हैं। अब आप ये देखिए कि इस हिसाब से तो ट्रेड डेफिसिट कितना है? युवराज का पर डे 4500 रुपीज़ का फायदा हो रहा है रिधिका के थ्रू। क्यों? वो 5000 का सामान बेच रहे हैं, रिधिका उनसे सिर्फ 500 रुपये का सामान ले पा रही हैं। तो ये ट्रेड डेफिसिट है। मतलब आप समझ में आया कि जब आप सामान जो है ना दूसरे कंट्रीज को कम बेच पाओ और दूसरे कंट्री से ज़्यादा सामान खरीद लो, तो जो बीच का डिफरेंस है ना वो ट्रेड डेफिसिट है, और इससे आपका नुकसान होगा। क्योंकि आप जब ज़्यादा सामान खरीदोगे उस कंट्री को ज़्यादा पे करोगे, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके यहाँ से वो जब कम सामान खरीदेगा तो आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी। इसीलिए भारत जो है ना, आप देखते हो कि इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ ट्रेड डील करता है। हमने काफ़ी बार ये पढ़ा है अलग अलग आर्टिकल्स में, बट RCEP का मेंबर नहीं बना था। काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि भारत को RCEP का मेंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, साइक्लोन असानी जो है वो अंडमान वाले रीजन में काफ़ी तबाही मचा रहा है। ये बड़ा नाम आ जाता है कि ये नाम किसने रखा है पर्टिकुलर साइक्लोन का, तो असानी का नाम श्रीलंका के द्वारा रखा गया, ध्यान रखिएगा। येमेन रिबल्स लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन सऊदी अरमको फैसिलिटीज़। हमने येमेन के बारे में पहले भी देखा हुआ है। जो यहूतीज़ होते हैं उन्होंने पहले भी ऑयल टैंक पे अटैक किया था, याद करिए। इंडियन एक पाकिस्तान की मृत्यु हो गई थी, तो फिर से ये चीज़ हुआ है। यमन का इतिहास भी मैंने आपको बताया था। यहूदीज़ वो जो टेरर ग्रुप है वहाँ पे हाउथीज़ वाला, वो कौन है, हमने ये भी देखा था। तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो इसको आपस से इतना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। अब आप लोगों को अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट UG की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट PG की तैयारी कर रहे हैं, NLSET की तैयारी कर रहे हैं, DU LLB की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इनके कोर्स जो हैं वो लाइव हैं। आप इनके मॉक टेस्ट कोर्सेज हमसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है। आज हमने क्या क्या देखा? हमने साइक्लोन असानी के बारे में देखा, RCEP के बारे में देखा, प्लस हमने इस टेक्निक के बारे में देखा जो हम अफ्रीका से ले रहे हैं हिरन को बचाने के लिए, चीता के बारे में देखा। देन हमने एक आर्टिकल देखा, 2 फ्रीडम्स एंड द हिजाब इन आवर मिड्स, द स्प्रिंग ब्लूज इकोनॉमी के बारे में एक आर्टिकल देखा। इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर इज ट्रैजिक, ये एक आर्टिकल देखा। तो दिस इज इट गाइज, ये हमारा आज का सेशन है। आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। अगेन आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 5 बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें जो है ना जजेस के द्वारा निकाली गई हैं वो आपको मुझे बतानी है। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल की इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।